हैं। ब्रीदिंग की प्रोसेस देखेंगे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। यानी कि श्वसन के अंग। ठीक है, आज हम ब्रीदिंग की प्रोसेस देखेंगे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और लगभग सारा आज जो है कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वाला फिगर जो है खोल लीजिए, जो हमने कल भेजे थे। उसमें ध्यान से देखिए, ह्यूमन बीइंग का फेस तो बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसे दिया होगा। ठीक है, ठीक है, मेनली आपको दिखेगा यहाँ पे 2 नॉस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है ना, शुरुआत में होती है, उससे क्या है, हवा भी अंदर जाती है और खाना भी, यानी वो एक तरह की दोनों चीज की नली जब यहाँ पे मिल जाती है। और फेरिंग्स के बाद फिर वो फेरिंग्स जो है आगे चलकर ट्रैकिया या लैरिंग्स में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जो है इधर की तरफ फिर ओइसोफेगस जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आ जाती है। ठीक है, ये फेरिंग्स है, ये आपका यहाँ पे लैरिंग्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लैरिंग्स को भी जो है हमारा यहाँ से ये आवाज निकलती है। ठीक है, इसको स्वर कोश भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये ओइसोफेगस हाँ होता है। जो मेल होता है तो उसमें जो लैरिंग्स वाला यहाँ पे पार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये दिख रहा है, ये एडम सर्कल है। ठीक है, तो ये मेल में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि फीमेल में होता है, लेकिन उनकी आवाज जैसे बचपन में रहती है, बड़े होकर उतनी चेंज नहीं होती है। बॉयज की तो ऐसा चेंज होती थी कि हम लोग को बात करने में शर्म आती थी। क्यों? बचपन में लड़कियों की जैसी आवाज। और फिर हम लोग शायद इंटर में रहे होंगे तो मम्मी लोग तुम तो बोले मत। क्यों? क्योंकि आवाज जब चेंज होती है तो बहुत मोटी आवाज आती है उस समय। तो वो वही पर उसी के, तो उस समय ये यहाँ पर एक लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पे एडम सर्कल जैसा ये जो दिखाई दे रहा है, यही एडम सर्कल। ठीक है, इसी बोला जाता है। फिर ये कहलाता है ट्रैकिया आपका। ठीक है, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रैकिया। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस जैसा ढक्कन होता है। ठीक है, वो ढक्कन जैसे हम खाना खाते हैं वो ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि खाना जो है आपके ट्रैकिया में ना आए, क्योंकि यही ट्रैकिया आगे जाकर दोनों लंग्स में चला जाएगा। ये आपके दोनों लंग्स हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स और ब्रांचेस में चेंज होता हुआ ये आपके दोनों लंग्स में चला जाता है। ट्रैकिया आगे चल के ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, फिर एल्विलाई में चेंज हो जाता है। तो आपका ये ऊपर से शुरू होगा, ये नाक है, और ये माउथ वाला पोर्शन, दोनों यहाँ पर जहां पे मिलते हैं नाक और माउथ, वो कहलाता है आपका फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो सामने की तरफ दिख रहा है ना, ये आपका ट्रैकिया है, ये हवा लेने के लिए, यानी सांस लेने वाला सामने होता है, और इसके ठीक पीछे की तरफ वो आपका आहार वाला ओइसोफेगस होता है, आहार नली इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक पीछे की तरफ होता है। तो अगर यहाँ पे काटा जाए तो आपका ट्रैकिया कटेगा, जिससे आप सांस लेते हैं, तो डेथ हो जाती है। यहाँ पे नहीं काट देते हैं गर्दन, फिर मर जाता है आदमी, तो वही। तो ये है यहाँ पे, और उसके ठीक पीछे ये होता है, और यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं, एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है और खाना सीधे इस वाले इसमें नली में चला जाता है। ठीक है, और खाना, और जो लैरिंग्स होता है इसी से आप बोलते हैं, तो बोलेंगे आप तो एपिग्लॉटिस खुल जाता है। तो खाना खाते समय अगर आपने बोला और एपिग्लॉटिस खुल गया, तो थोड़ा सा खाना इधर की बजाय सांस नली में चला जाता है और खांसी आने। फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये वर्क करने लगता है कि जो खाना यहाँ पे अंदर ना आ जाए, तो ये फिर तेजी से उसको खांसी आना, और वो जब बाहर निकालने के लिए खांसी आती है। जब भी खांसी आए तो समझ लीजिए आपके सांस नली में, ट्रैकिया में खाने की कोई चीज चली गई, तभी। इवन सांस लेने में कभी धूल वूल जैसे चली जाती है, तभी तो खांसी आती है। तो वो अगर इधर जाएगी तो नहीं खांसी आएगी,
इसीलिए कहते हैं कभी कुछ मुंह पड़े तो कहीं निगल लो, तो निगलते हैं तो वो चला जाता है इधर आमाशय में, आपके स्टमक में चला जाता है, वहां पच पच के खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई चीज जाती है और फिर खांसी आने लगती है, इसका मतलब कि वो आपके यहाँ पर जाना, ये ठीक है। तो वो इसमें जैसे ही कोई चीज गई तुरंत आपके लंग्स उसको ऊपर की तरफ फेंकना शुरू करते हैं, क्योंकि लंग्स में जो है कोई चीज जानी नहीं चाहिए, वहां डाइजेशन का कुछ होता नहीं है। छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स अगर डस्ट के पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर कुछ वो होते हैं माइक्रोफेजेस, वो उनको खा जाते हैं। यहाँ पे होता है हमारे पास सिम्बियोसिस के लिए होते हैं थोड़ी चीजें, वो हमारे डस्ट पार्टिकल अगर थोड़े बहुत पहुंच भी गए हैं ना लंग्स में तो वो उनको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। वो हमारे सिम्बियोसिस में रहते हैं, वो हमसे थोड़ी सी यहाँ पर वो न्यूट्रिशन लेते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम डाइजेशन। तो ये फिगर होता है मेन, ठीक है, लेकिन इसको अभी हम फिर से बताएंगे। पहले हम देखते हैं ब्रीदिंग की मैकेनिज्म काम कैसे करती है। ब्रीदिंग को हिंदी में श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। सांस को निकालना और बाहर करना, श्वासोच्छ्वास। ये आपकी ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ब्रीदिंग प्रोसेस में सिर्फ हम हवा को अंदर लेते हैं और अंदर से लंग्स से बाहर हवा को निकालते हैं। तो एक नॉर्मल पोजीशन में अगर आप देखें तो ये आपके लंग्स हैं, ये कौन सा लंग्स है, लेफ्ट या राइट? राइट। अभी कैसे डिसाइड, मान लो हम इधर बना देते ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। और यहां से आपको बताया था हमने ट्रैकिया ये आता है और ये दोनों में, ठीक है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इसको बता देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन हम देखते हैं कि जब रिलैक्स पोजीशन में है, ना हम हवा खींच रहे हैं और ना बाहर को जा रही ना अंदर को आ रही, उस समय क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन ब्रीदिंग की, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज, जिस समय ना हवा ऐसे ना रोक लिया, ये वाली सिचुएशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में। तो उस समय अगर हमारे लंग्स देखा जाए तो इसके अंदर भी एक एयर प्रेशर होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में भी एक एयर प्रेशर है, और वो होता है 760 mmHg के बराबर। यानी कि मरकरी को एक ट्यूब में भरा जाए 760, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो होता है, और 760 mmHg को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन में आपके लंग्स के अंदर भी प्रेशर इतना ही रहता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर जो एयर है उसका प्रेशर भी इतना ही रहता है नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, ना हवा अंदर आएगी, क्योंकि हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाती है ना, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन भी ऐसा रहता है, और ये जो आपके लंग्स है रिब्स से घिरा हुआ होता है, फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। तो उन रिब्स को अगर लंग्स को रिब्स को ऐसे काट दिया जाए तो आपकी रिब्स ऐसे ऐसे दिखाई देंगी, फिर कटी हुई, ये ऐसे आई हुई थी और हमने ऊपर से काट दिया है, तो उसमें देखिए एक फिगर साइड में होगा, एक में रिब्स चढ़ी हुई होंगी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जहां पर ये लंग्स होता है उसके नीचे एक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज की हड्डी होती है, उसको क्या लिखा हुआ उसमें, इसका नाम डायाफ्राम। इसको डायाफ्राम कहते हैं, और ये लचीली होती है, और ऐसे नीचे जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर जाती है, ऊपर आती है, उससे ही लंग्स, ठीक है। तो सांस हम लेते समय क्या होता है कि जैसे ही सांस खींचना होता है तो ये रिब्स भी फैलती है, तो कभी कभी तो सीना भी फैल रहा है ना, और ये भी नीचे की ओर जाता है। तो डायफ्राम जैसे ही यहां से नीचे की ओर गया
वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, 759 हो जाता है। जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर गया और रिब्स इधर की ओर गई, ठीक है। और जैसे ही अंदर लो प्रेशर हुआ और बाहर उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर है, तुरंत यहां से एक फ्रेश एयर इंटर मार लेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज आ गई आपकी, जब आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, नी शोषण, ठीक है। इनहेल करने को नी शोषण बोलते हैं और एक्सहेल करने को नी शोषण बोलते हैं। तो जैसे ही आपका डायफ्राम नीचे गया और रिब्स ऐसे फैले, अंदर प्रेशर कम हो जाता है, देखो वॉल्यूम उतना ही, वॉल्यूम यूं बढ़ गया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने से अंदर एयर उतनी है तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जैसे ही कम हुआ, फ्रेश एयर अंदर की तरफ। ये हो गया आपका नी शोषण की प्रोसेस, इनहेलिंग की प्रोसेस, इनहेलिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अंदर जाते हैं, फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है अपना, और उसके बाद डायफ्राम फिर से वापस पोजीशन पे आएगा और ये इधर को पोजीशन पे आएगा, तो रिब्स इधर को आएंगी और डायफ्राम इधर को आएगा, ऊपर को आएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा तो अंदर प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, 761 हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, एयर ज्यादा है तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो लंग्स बस्ट कर जाएंगे, अगर ऊपर से रोक दिया। गुब्बारे में क्या होता है, हम जब उसको दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, तो प्रेशर की वजह से तो गुब्बारा फटता है ना, वरना ऐसे नॉर्मल गुब्बारा तो नहीं फटता है ना। तो वही है, तो प्रेशर फिर हो जाता है 761 और बाहर का उतना ही रहना है। तो यहां से हवा फिर जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड एयर होती है फिर बाहर निकल जाती है। तो तीसरी स्टेज आ जाती है फिर एक्सेलेरेशन। जी, 3 स्टेज ऐसे होती है। तो नॉर्मल पोजीशन में बाहर भी 760 mmHg और उतना ही आपके लंग्स के अंदर। जैसे ही यहां पर आपकी रिब्स होती हैं, वो रिब्स नीचे को जाती हैं, और नहीं, ये डायफ्राम नीचे को जाता है और जो ये रिब्स होती हैं, हड्डियां, ये ऐसे फैलती है मांसपेशियों की वजह से, ठीक है। और जैसे फैलती है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे ही अंदर प्रेशर 759 हुआ, बाहर की एयर अंदर आ जाती है। और फिर जब हम छोड़ने का होता है तो डायफ्राम वापस ऊपर जाता है और रिब्स वापस फिर से कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अच्छी सांस लेने में बहुत लोग केवल पेट को दिखाई ना दे तो पेट रोके रहते हैं और सांस लेने के लिए केवल रिब्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे उनके यहाँ दर्द होने लगेगा। सांस में 70 से 90% डायफ्राम काम करता है। आप नॉर्मल पोजीशन में बैठे रहते हैं तो पेट ही से सांस ले रहे होते, वो डायफ्राम के थ्रू ही सांस होती है। तो डायफ्राम से ही हमारी 70 से 90% इनहेल करने की और एक्सहेल करने की प्रोसेस होती है। डायफ्राम में होता है, उसमें देखिए नीचे एक और फिगर, वो जो नीचे टेंडन जैसे दिख रहे हैं, वो उसी को ऊपर नीचे करने के लिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे इसमें नहीं, इसके पहले वाला फिगर ऑन करिए। इसमें देखिए वो लिगामेंट्स जैसे दिख रहे हैं, वो उस डायफ्राम को, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है और इसमें ऐसे ऐसे लिगामेंट्स निकले होते हैं खूब सारे, या इसको नीचे खींचेंगे ऊपर करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी वजह से इस पे चोट मार दीजिए, खूब जोर से किसी को मार दीजिए, सांस रुक जाती है ना, क्योंकि ये सांस इसलिए रुक जाती है, इस पे चोट लगती है तो डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। या फिर यहाँ पर भी हाँ, ठीक है, और या फिर अगर पीठ में या यहाँ पर भी मारती है तो सांस रुकती इसलिए है क्योंकि ये वाला जो काम कर रहा है, ये वाला काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कभी बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट होता है आदमी का, और अगर किसी वजह से डायफ्राम टूट गया तो खून कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो एक्सीडेंट के बाद भी बहुत बार कहते हैं कि बस गिरा और मर गया। क्यों? गिरने के बाद डायफ्राम टूट गया अंदर, ठीक है, ये काम नहीं किया तो सांस नहीं ले पाएगा आदमी, तो खून निकले या ना निकले आदमी तो मर ही जाएगा ना। तो इसकी वजह से भी हो जाता है ये चीज, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कोई घूसा उसा मार देता है तो ये और ये में से कोई, या तो यहाँ चोट लग गई, किसी ने मार दिया घूसा, जैसे यहाँ पे जोर से मारिए
तो लगता है सांस बिल्कुल अटक गई, वो इसी वजह से डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। या फिर पीठ पे मार दिया किसी ने, रिब्स पे यहाँ पर किसी ने, या फिर सीने पे नहीं घूसा मार देते बहुत लोग, दोस्त लोग नहीं आते मार देते, हाँ वो इसी वजह से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इसका बंद हो जाता है। तो सांस को, फेफड़े हमारे ऐसे नहीं हिलते हैं, फेफड़े में हार्ट की तरह सिस्टम नहीं होता कि फेफड़ा यूं होगा, इस फेफड़े, ये रिब्स और ये जब खिंचती है तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, तो प्रेशर कम होता है, तो फेफड़ों में हवा जाती है। फेफड़े खुद यूं नहीं हो पाते, उनके अंदर कोई मसल्स नहीं होती है कि वो खुद यूं हो। रितिका सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा और जूम करते हैं, 1 सेकंड रुकिए, जूम और करते हैं अभी। एक्चुअली ये कैमरा वो है ना, सेल्फी वाला कैमरा चल रहा है ना इस समय। भी अच्छी नहीं आ रही है। हाँ तो वो तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी ना ऑनलाइन में, फिर ऑनलाइन में तो नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी ही रहेगी ना फिर, इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास नहीं। हाँ वो तो जो है अंशिका कर रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप पेन ड्राइव ले आइएगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो पहली प्रोसेस ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज, इनहेलेशन यानी निश्वसन और निःश्वसन यानी एक्सहेलेशन। तो पहले इन तीनों फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। इसमें इस सिचुएशन क्या होती है वो लिख लेते हैं। ब्रीदिंग हेडिंग डाल लीजिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, हिंदी में लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास, स्पेलिंग देखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा हिंदी में। फोटो हम आपको, सुनिए रितिका, हम आपको फोटो भेजे दे रहे हैं, उसको देख के बना लीजिए। अरे फोटो किससे भेजे? इससे भेजे रितिका, हम फोटो भेज रहे हैं आपको, आप इससे बना लीजिए। जो जो फिगर हम बनाते जाएंगे वो इसमें से बनाते जाइए आप। इसको यही करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो अब हेडिंग डालिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हिंदी में कैसे है? श्वासोच्छ्वास, वो तो उसमें पहुंच गया होगा, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया पहुंच गया होगा ना ऊपर वाले में, ठीक है। तो वही लिखिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग हेडिंग डालिए, और उसमें अब पहला फिगर बनाइए इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जिस समय ना हम सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकिया आया हुआ है, और ट्रैकिया बाइफर्केट हो गया अभी, और दोनों ही लंग्स में चला गया, और ये आपके दोनों लंग्स। ये आपके दोनों लंग्स, और यहां पर ये रिब्स, ये रिब्स को काट सेक्शन कर दिया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें, अब रिब्स ऐसे दिख रहे हैं, फोटो में देख लीजिए दिखेगा आपको। ये वो हड्डियां हैं जिससे ये घिरा हुआ रहता है, लेकिन जब कट कर दिया गया तो ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। और नीचे आपका डायफ्राम,
वो जलसे के पास में जो था उनके यहाँ देखने गए तो उनको एडवांस 1,20,000 रुपये चाहिए। एडवांस 1,20,000। क्या हमको पगड़ी नहीं चाहिए, लेकिन आप 6 महीने का रेंट दे दीजिए एक साथ। तो हमने कहा फिर 6 महीने तक नहीं लेंगे। नहीं नहीं, वो एडवांस आपका पड़ा है। ये आपकी है डायफ्राम। इनके नाम इंग्लिश में ही जो है रितिका नाम लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी में मत लिखिए। भेजने को हम भेज देंगे, लेकिन हिंदी में लिख लीजिए, ज्यादा सही है। देवनागरी लिपि में लिख लीजिए डायफ्राम। हम एक फोटो और भेज दे रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ, उसको देख लीजिए। चार्ज है ना इसमें, चार्जिंग है ना, ना हो तो उसमें लगा दीजिएगा। ये आपकी हो गई रिब्स। ये आपकी हो गई। कभी कभी क्या था ना कि चार्जिंग खत्म हो रही है, क्लास चल रही है तो फिर हमको ना बोर्ड के पास खड़े होके फिर पढ़ना पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो इसलिए सुबह सबसे पहले उठे ना तो चार्जिंग लगाओ। ये आपका लेफ्ट लंग है, ठीक है, और ये आपका राइट। उसके लिखने की जरूरत है नहीं, आपको रिब्स लिखना है और डायफ्राम लिखना है। ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस समय क्या होता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका 760 mmHg अंदर भी होता है, और उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर होता है, 760 mmHg। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम स्टेज। ना डायफ्राम कुछ कर रहा है, ना रिब्स कुछ कर रहे हैं। इसको बना लीजिए। और ये जो अंदर होती है इसको बोला जाता है पल्मोनरी कैविटी, फुफ्फुसीय गुहा। पल्मोनरी किसके के अंदर होता है? अरे ये पूरा स्पेस जो होता है ना लंग्स का, इसको बोला जाता है पल्मोनरी कैविटी। फुफ्फुसीय गुहा, ठीक है, उसमें लिखा होगा नोट में। तो इस समय ना हवा अंदर को आ रही है ना हवा जा रहा है। और ये जो हवा है इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन 20.98। आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें CO2 कितने परसेंट है? CO2 0.03%। 0.03%। और इसमें नाइट्रोजन 78। ठीक है, 78 लिख दीजिए आप, नॉर्मल 78% नाइट्रोजन है। ये बाहर की है, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खींचते हैं। तो ये एयर है बाहर, मतलब एयर में सब कुछ आता है उसमें, मतलब जो हम लेते हैं CO2 तो जो बाहर भी छोड़ते हैं ना, बस उसमें भी परसेंटेज क्या होता है, उसमें CO2 4% हो जाती है, ऑक्सीजन 17% रहती है, जो हमारे अंदर से निकलती है। ये होता है, क्योंकि फिर इसी इक्विलिब्रियम को बराबर करने के लिए जो डिफ्यूजन से जो है ऑक्सीजन उसमें पहुंच जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। हमने बताया था ना कि डिफ्यूजन की प्रोसेस ये है कि आपने एक पॉलीथीन नहीं, मतलब एक कपड़े से या किसी चीज से दो लिक्विड को अलग कर दिया, और मान लीजिए जिसमें CO2 रिवर्स ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें यही होता है, इधर CO2 इधर O2 है, इधर भी CO2 है, इधर O2 है। अगर इधर CO2 मान लीजिए 0.03% है और ऑक्सीजन है आपकी वही 21%,
और इधर CO2 4% है और ऑक्सीजन आपकी होगी 17%। तो इधर से फिर ये बराबर होने के लिए, जब तक ये दोनों बराबर न हो जाए, इधर की ऑक्सीजन इधर और इधर की CO2 इधर आएगी, इक्विलिब्रियम करने के लिए होता है। जैसे जो है आप जो है नमक चीनी का घोल एक तरफ भर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए परमेबल में, और इधर पानी रख दीजिए, तो धीरे धीरे इधर का पानी इधर मिलेगा और धीरे धीरे बराबर दोनों जो है उसका वो सांद्रता बराबर की जाती है, विस्कोसिटी या कॉन्सेंट्रेशन जो होता है। तो वही चीज यहाँ पे है अभी। तो अभी ये नॉर्मल स्टेज है, अभी डायफ्राम भी रुका हुआ है, रिब्स भी रुका हुआ है। अब सेकेंड स्टेज आएगी आपकी, दूसरी बनाइए। इक्विलिब्रियम के बाद नी शोषण स्टेज, नी शोषण, इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, फिगर ए बना लेने दीजिएगा, ठीक है। आपकी ये रिब्स इधर को खिसकेंगी और ये डायफ्राम नीचे को, और जैसे ही ये होगा तो अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम पे बढ़ते ही अंदर पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। 759, बहुत कम ही होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा तेजी से कम हो जाएगा ना, तो झटके से फिर हवा अंदर जाने लगेगी तो वो भी गड़बड़ है ना, इसीलिए हल्का सा कम किया जाता है। कि अब इसकी वजह से क्या होगा, बाहर से एयर इंटर करना शुरू, सेकेंड स्टेज में। एयर अंदर आएगी। अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करा रहे हैं आपका, अभी सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, और इस प्रोसेस में केवल आप सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो नी शोषण इसको बोलते हैं, नी शोषण। नी शोषण, इनहेलेशन। अब सांस आपने अंदर ले ली, गैसेस एक्सचेंज वगैरह सब कुछ हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेज आएगी एक्सहेलेशन, ठीक है। ये सेकंड थी। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, फिगर बना लिया नहीं, पहले फिगर बना लीजिए, बस पहले बना लीजिए, अभी बनाया नहीं। रिब्स को नीचे की तरफ को थोड़ा सा वो करिए, इसको यहाँ पर चाहे ऐसे हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर दीजिए, जब नीचे को जाता है ना ये, तो ऐसे कर दीजिए इसको, ये नीचे की ओर जा रहा है, इससे पता चलेगा कि रिब्स नीचे को जा रहा है। इतना लिखा बनाया। अब यहाँ पे पल्मोनरी कैविटी थी, इसको लिख दीजिए इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एंड एयर प्रेशर डिक्रीज इन द पल्मोनरी कैविटी, एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस, और वायुदाब कम हो जाता है। तो जैसे ही रिब्स बाहर को गए, डायफ्राम नीचे को आया, वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, डायफ्राम जब डाउनवर्ड होता है तो लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो एयर अंदर आएगी कि बाहर हो जाएगी। प्रेशर जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा लंग्स में या कि ज्यादा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनाकर वो भेजते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो इसीलिए फिगर बनाया जा रहा है कि याद रखिए कि जिस समय सेकंड वाली प्रोसेस हो रही इनहेलेशन वाली, तो रिब्स एक्सपेंड कर रहे हैं और डायफ्राम नीचे की ओर डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये डाउनवर्ड लिख दीजिए, चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम रहता है यहाँ पे, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट लिख दीजिए।
और इससे क्या होता है, वॉल्यूम जो है अंदर इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, और वैसे ही जैसे प्रेशर कम होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर चलने लगती है, सांस अंदर हमने खींच ली। फिर आएगी आपकी तीसरी स्टेज, नी शोषण, एक्सहेलेशन। इंग्लिश में तो बढ़िया है, इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, एग्जिट करना। आर्थिक समीक्षा कब आती है? ये कोई बजट से पहले आती है, थोड़े दिन मतलब बजट में जैसा बोला जाता है ना, हाँ। वही है समझ लीजिए। अभी बता रहे ना कि शायद 28 फरवरी को शायद वो तो बजट आएगा, उसी से पहले ही आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इतनी मोटी रहती है, और सर एक बार तो पढ़नी है। नहीं तो अभी आपको देना है नहीं, हाँ। तो मत पढ़िए, हम पहले एक बार पढ़ा देंगे आप लोग को, हाँ, पढ़ने का तरीका बता देंगे। हाँ। इकोनॉमिक्स पढ़ ही चुके हैं हम, हाँ। तो अब इसमें जो गरीबी बेरोजगारी सब है मुद्दे, उनको हम समझा देंगे आपको, और इसमें हम पहले चैप्टर से नहीं पढ़ाएंगे, ये तो खराबी है मेरी, पहले चैप्टर से पढ़ना ही नहीं है, हमेशा वहां से पढ़ना शुरू करो जहां से इजीली चीजें समझ में आए। जैसे ब्लड सर्कुलेशन पहले पढ़ने के बाद अब सारी चीजें समझ में आएंगी, वरना सिस्टम पहले ब्लड सर्कुलेशन नहीं है बुक में। इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग की प्रोसेस, उसके बाद एरोबिक एनारोबिक पढ़ाया जाता है। हाँ पढ़ाएंगे लेकिन हम उल्टा ही पढ़ते हैं, हम लोग इसी हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड स्टेज में बस ये एरो उल्टे बन जाएंगे, आपका सही है। और क्या, इसीलिए तो वाइट बोर्ड, इसीलिए आपको यहाँ बुलाते हैं ठीक है। अब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, डायफ्राम अपवर्ड मोशन हो जाएगा इसका, अपवर्ड। डायफ्राम तीसरी स्टेज में जब हमको आती है तो डायफ्राम ऊपर जाता है, और ये जो पसलियां होती हैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। रिब्स जो है वापस फिर से संकुचित होंगी, और जैसे ही ये संकुचित होंगी, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी हो जाएगा। कितना बढ़िया है, डीई कर दिया हमने। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी एंड एयर प्रेशर इंक्रीज, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वो हो जाएगा सिर्फ एक इधर बढ़ेगा, 761 और जैसे ही ये प्रोसेस होगी, हवा अब अंदर से बाहर की ओर जाएगी, सांस छोड़ने की क्रिया यही कहलाती। पहली, इसके पहले की क्रिया थी सांस अंदर खींचने की, और ये सांस बाहर छोड़ने की। तो यहाँ पे ये बना लीजिएगा ऊपर को। तो बहुत लोग को ये लगता है कि डायफ्राम जब नीचे को जाता होगा तब उल्टा होता है, लेकिन डायफ्राम नीचे जाता है जब उस समय हवा अंदर को आती है। इसीलिए सांस जो है सबसे अच्छे लिया जाता है, जो योगा वाले होते हैं देखते हैं पेट को घुटनों करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी सांस डायफ्राम से ही आएगी आपको। और लोग क्या करते हैं कि पेट ना दिखे तो सांस, ये जो सांस लेना हो रहा है ये सिर्फ आप रिब्स से ले रहे हैं, ठीक है। और जो सही सांस होती है ये, इस समय आपका डायफ्राम भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, रिब्स भी वर्क कर रहे हैं आपके, डायफ्राम भी वर्क कर रहा है। तो सबसे अच्छी सांस लेने के लिए आपको डायफ्राम से, इसे लंबी गहरी सांस में क्या बोलते हैं, तब डायफ्राम। और एक बार जब आप सांस अंदर खींचते हैं, ठीक है, इधर से
ठीक है। एक बार जब आप हवा अंदर खींचते हैं तो कितनी हवा अंदर जाती है मालूम है एक बार में? ½ लीटर, 500 ml। अभी हम लिखा देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम खींच पाएंगे आप 600 ml, मतलब कहेंगे ना और गहरी सांस लो, तो उनको लगेगा कि हमने 2 गुना खींच लिया, 1 किलो हवा ना, 1 किलो 500 ml से ज्यादा मैक्सिमम 100 ml और खींच पाएंगे आप, कितनी भी लंबी सांस खींच लीजिए, ठीक है। और आपको मालूम है इसके अंदर छोटे छोटे स्पेस, देखिए ये है एक चीज, इसका सरफेस एरिया ये हुआ, अगर हम इसको 20 से काट दें तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना इसका, ये भी था और ये हो गया, फिर और काट दीजिए सरफेस एरिया और बढ़ गया, फिर और काट दीजिए, तो वैसे ही क्या होता है अंदर इतनी सारी ब्रांचेस, एक ब्रांच जाती तो इतना सरफेस एरिया होता है, वो इतनी ब्रांचेस में बढ़ जाती कि सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है कि इसके अंदर का सरफेस एरिया आपका 36 मीटर स्क्वायर से लेकर 78 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब समझ लीजिए, यानी 6 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा फर्श जो होता है उतना क्षेत्रफल अंदर मिल जाता है, उतना एरिया बनाता है, और मैक्सिमम बनाता है 78 मीटर स्क्वायर। यानी हवा अंदर जाए तो उसका एक एक जितना जरूरत है तुरंत, भाई अब हवा खींच के रोके रहे, अच्छा ऑक्सीजन पहुंच गई होगी, ऐसा नहीं किया जाता ना, ऐसा करते हैं हम लोग, तो हवा खींच के फिर रोके हुए हो गया, फिर अंदर से आवाज आए हाँ हो गया भैया, ठीक है, अरे वो पीछे वाली को लेने में टाइम लग रहा था, तो इसीलिए अंदर जो है बहुत छोटे छोटे एयर स्पेस बना दिए जाते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, अभी पढ़ाएंगे। वो इतना ज्यादा क्षेत्रफल एरिया बना देते हैं कि जो 36 mm। अच्छा वो जो लंग्स में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वही ना, वो छेद क्या लंग्स में अंदर से जो ये आपकी ब्रैंकियोल्स आई हैं, ये अंदर जाके फिर ऐसे एयर स्पेसेस बना देती हैं, और इसी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के निकल आता है, तो यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी स्किन होती है वो परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और इधर वाली एयर और इधर वाली एयर में आपस में CO2 और O2 का एक्सचेंज करती है, ये होता है, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेज हो गई जिसमें आपने सांस बाहर को छोड़ दी, तो आप सांस हो गई तो जीवित बच गए, ठीक है। किसी वजह से चोट लग जाए और डायफ्राम काम ना करे तो फिर डेथ हो जाती है, या फिर आदमी सांस ऐसे से फिर उसकी सांस चढ़ी हुई होती, कैसे सांस बहुत चढ़ गई, क्योंकि फिर वो रिब्स के थ्रू सांस ले रहा होता है, डायफ्राम काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या होता है जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका डायफ्राम क्या है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां पर तो जो है बेबी आ जाता है, तो डायफ्राम से फिर वो सांस नहीं लेती है, इसीलिए वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ रिब्स के थ्रू ही वो सांस ले पाती है, उनकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, हाँ वो इसीलिए, और उनका बीपी भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम काम करना उनका बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ये डायफ्राम है, ठीक है, बनाइएगा मत, और यहीं पर बेबी आ गया तो डायफ्राम तो ऊपर ही रह गया, फिर और वो नीचे आता ही नहीं है, तो वो लोग सांस लेती है रिब्स के थ्रू, इसीलिए उनकी सांस लेने की स्पीड बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाती है, तो उस समय उनकी केयर बहुत करी जाती है, क्योंकि और ऊपर से चाइल्ड भी है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बेबी जो है बाहर जब निकलता है तभी लंग से सांस लेता है, जब तक अंदर रहता है माँ के उसमें वो माँ से ही ऑक्सीजन लेता है और CO2 माँ को ही देता रहता है, इसलिए बाहर निकलते ही रोने लगता है, क्योंकि अचानक बाहर निकलता है और हवा यहाँ से जाना शुरू होती है, उसके पहले हवा नाक से कभी नहीं खींचा होता है ना उसने, वो पहली बार नाक से हवा तभी खींचता है जब बाहर आता है, तो वो हड़बड़ा जाता है कि मतलब अभी तक हम आराम से पड़े हुए हैं ना, यहाँ से कुछ जा नहीं रहा है ना, वो डर जाता है, उस डर की वजह से वो रोना शुरू होता है, ठीक है। तो डायफ्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए यहाँ पर चोट वोट लगने से बचाना चाहिए, जैसे बहुत लोग यहाँ घूसा मार देते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना कि पेट में घूसा मारा और सांस रुक गई उसकी, वो डायफ्राम में घूसा लगता है, इंटेस्टाइन में नहीं कि उसकी आंतें बिल्कुल हमने तोड़ दी और वो नहीं, वो चोट लगती है डायफ्राम में, पीछे कोई ऐसे घूसा मार दे, देखो क्योंकि दोनों चीज, अगर यहाँ पर भी घूसा मार देते हैं बहुत लोग तो सांस रुक जाती है थोड़ी देर, तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, जैसे बहुत लोग ऊपर से गिरते हैं
ऊपर से गिरने के बाद अगर उनका डायफ्राम टूट गया या हड्डियां टूट गई तो सांस ना लेने की वजह से मर जाते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, और कोई वजह नहीं होती है। हमने बताया ना, हमको हमारा बॉडी सिस्टम कई तरीके से जो है सिर्फ उसको ऑक्सीजन चाहिए, वरना अगर एनर्जी 3 मिनट नहीं मिली तो मर गया। आप सोचिए आपकी सांस केवल तकिया से 3 मिनट के लिए रोक दी जाए, मर जाएंगे। सोच लीजिए, इतना बड़ा शरीर और 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, और इसीलिए ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, प्राणवायु। तो ये आपकी ठीक है, चलिए, तो ये 3 स्टेज हो गई। अब हम इसके बाद बनाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या क्या हैं उसके जो इसमें यूज होते हैं। अगली हेडिंग में देखेंगे हम लोग। ये केवल प्रोसेस समझाने के लिए हमने फिगर बनवा दिया था, समझ में तो आ गया ना। किसी चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लिखा हुआ रितिका को सुनाई देना चाहिए। मनुष्यों में श्वसन, नासा गुहा में वायु को गर्म और नम किया जाता है, इसमें उपस्थित धूलकण श्लेष्मा द्वारा रोक दिए जाते हैं। ठीक है। वात यंत्र, वही लैरिंक्स, वाक यंत्र को कंठ भी कहते हैं। ठीक है, जो श्वास नली का बढ़ा हुआ हिस्सा, ट्रैकिया का बढ़ा हुआ हिस्सा। तो इस तरीके की हिंदी से आप लोग इंग्लिश में भी नहीं समझ पाएंगे इसी चीज को, तो इसीलिए हमने वो प्रोसेस जो है फिगर में समझा दी। ठीक है, फिर ये फोटो भेज देंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। वैसे कल भेजा था हमने, हाँ कल आपने भेजा था। अब हम लोग बनाएंगे ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसका फिगर अच्छा सा बनाते हैं देख के। देखिए, हम मुंह नहीं बनाएंगे, मुंह के बाद जो अंदर का फिगर है ना, फोटो खोल लीजिए। सिर्फ जो अंदर वाला सेकंड वाली फोटो दिख रही है आपको, फोटो जो है दूसरी वाली देखिए। हाँ, ऋतिक उनको दिखा दे। ऋतिका, ये जो सेकंड वाली पिक है, इसी में जो अंदर का पार्ट है वही बनाना है हम लोग को। जो सेकंड कल भेजी थी उसमें से सेकंड। ठीक है, इसमें जो ये अंदर वाला बना है वो ये बनाएंगे। हम भी वही बनाए। ठीक है, ऊपर मुंह और बाल वाला नहीं बनाना। ठीक है, देखने में आपको सांप जैसा लगेगा, जबकि लेकिन ये सांप नहीं। ये तो आपके 2 नाक के छेद हो गए। ठीक है, और ये माउथ वाला पोर्शन हो गया। फूड और H2O इससे आता है आपका, इसको बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ये वाला जो आपका होता है इसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। ओरल में मुख गुहा, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। सर इसमें बकल कैविटी ये ये हाँ, नीचे का देखिए, खोली इधर दिखाई, घुमाइए इधर। देखिए, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, हाँ। जहाँ ये रेड जहाँ से खाना आएगा, हाँ। ये है बकल कैविटी आपका। ठीक है, उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो है बकल कैविटी। तो बकल, इसको देख के बनाइए, इसीलिए इसमें सिंपल रहेगा, ज्यादा नहीं सोचना है। जो हम बना रहे हैं उसको क्या स्पेलिंग क्या है? ठीक है, सांप। ये हमने कहा था सांप बनाएंगे, समझने के लिए यही बना है। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। वही तो, मुख गुहा। गुहा माने तो वैसे भी जानते हैं, केव, गुफा होती है ना।
ये है, और ये आपके हैं नेजल कैविटी, और ये नॉस्ट्रिल्स हैं दो, ठीक है, नाक के दो छेद, ये हैं आपके नॉस्ट्रिल्स। इनको हिंदी में बोलते हैं नासिका छिद्र, नॉस्ट्रिल्स को बोलते हैं नासिका छिद्र। इनको हिंदी में बोलते हैं नासिका छिद्र। इसको बोलते हैं नासिका छिद्र, ठीक है। ये क्या है मालूम है? ये जो बनाया आपने उसमें नहीं दिखेगा, ये ऊपर जो होता है ना तालू, वो बनाया है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलेट, तालू हिंदी में, ठीक है। मुंह में ऊपर का जो पोर्शन होता है, जैसे आपने मुंह खोला, ऊपर तालू, हाँ, उसी को बनाया, वही बनाया है। हमने कहा बता दें आपको, ये पैलेट है, पैलेट, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये दो पार्ट में नली डिवाइड हो जाती है, हमने बताया। और जो सामने की तरफ आपको दिखाई देती है वो आपकी ट्रैकिया होती है, ठीक है। और ये ट्रैकिया ही जो है, यहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग करा दीजिएगा ट्रैकिया, उसी में इसे बना दीजिएगा, और थोड़ा सा करा दीजिए, मेल वाली बना दीजिए, इसको एप्पल, एडम्स एप्पल आपको हैं, बन गया। इरेजर है क्या? इरेजर, पेंसिल है, वो हमने कहा कि पेंसिल से बना रहे हो ना। हाँ। हाँ, तो इरेजर है। हमें लगा कह रहे सर देखिए यहाँ पे हमने कहा कोई कॉमेडी बनाएंगे लग रहा है, इसीलिए दिखा रहे हैं। सर ये डायनामिक कॉमेडी। हाँ, देखो समझने के लिए आप घर में बताइएगा, ये ऊपर का तालू है, जीभ मत बनाइएगा बीच में, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी मुंह, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका एपिग्लॉटिस जैसा एक ढक्कन लगा होता है, तो इसीलिए खाना खाते समय बोलने से मना किया जाता है, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, और ये एपिग्लॉटिस बंद हो रहा है ये इसको कौन बताता है? ब्रेन, ठीक है। तो अगर आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान कहीं और हो, और ब्रेन को ये ना पता चले कि आप खाना खा रहे हो, तो कभी कभी खाना खांसी आने लगती है ना, तो इसलिए कहते हैं ध्यान से खाओ, मतलब क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते समय उसको देखते हो, स्वाद लेने के लिए सोचते हो, तो ब्रेन को पता रहता है कि खाना खाने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप ये करते हैं एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। अब आप कहीं और सोच रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है, ठीक, कुछ भी सोच रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो कई बार खांसी आ जाती है। इसी वजह से एपिग्लॉटिस को ब्रेन कहता है कि यार सोच तो ये किसी और के बारे में रहा है, और खाना भी खा लिया उसने उसी समय, तो उसको पता नहीं चलता, तो एपिग्लॉटिस बंद नहीं होता। इसीलिए कहते हैं खाना ध्यान से खाओ और खाना खाते समय बोलो। क्यों? क्योंकि खाना यहाँ से आएगा और यहाँ ओइसोफेगस चला जाएगा, और ये आपका ट्रैकिया वाला सिस्टम है, ठीक है। अब ये विंड पाइप इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, विंड पाइप अगर ऐसे नॉर्मल पोजीशन में है, तो जब हवा नहीं खींच रहे तो चिपक जाएगा, और चिपक के अगर कहीं न खुला तो फिर सांस कैसे लेंगे? इसीलिए इसमें कार्टिलेज का स्प्रिंग पड़ा रहता है, स्टेंट टाइप का, ठीक है। इसके अंदर होता है कार्टिलेज का स्प्रिंग। रितिका फिगर बना लिया आपने दोनों देख के उसमें से? हिंदी में हिंदी बोल रहे हैं, नसिका छिद्र, फिर उसके बाद मुख गुहा, फिर ये तालू है, पैलेट की हिंदी है तालू, ठीक है। फिर ये फेरिंग्स है, एपिग्लॉटिस को लिखिएगा उसी में, फिर फूड पाइप को चाहे क्या है, फूड पाइप को क्या कहेंगे, खाद्य नली, खाद्य नली बोल सकते हैं इसको, ये खाद्य नली है। फिर यहाँ पर ये जो लैरिंग्स है इसी को कंठ बोलते हैं, कंठ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और ये बाकी ये वाला है, फोटो तो हमने आपको भेजी दी,
ये आपके ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन में काम करते हैं। इतना बना लिया आपने? इतने में कोई चीज ना समझ में आई? क्योंकि अब इसका हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फिगर बना के गैसेस एक्सचेंज दिखाएंगे। ठीक है, किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। इतना बन गया। ठीक है, हमने नोस्ट्रिल से हवा ली, हवा यहां से होते हुए यहां आई और ये दोनों ही लंग्स में चली गई। और कब हवा अंदर आती है? जब रिब्स डाउनवर्ड जाता है और वो रिब्स फैलते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। ठीक है, नहीं समझना।